नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि देश भर में आज से बीजेपी का महा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो रही है। बताते चले कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने की गतिविधियों पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। 30 जून तक दर्जन भर कार्यक्रमों का आयोजन पार्टी के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही साथ केंद्र की नीतियों को जनता तक भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर प्रदेश सरकार की नाकामियों को भी जनता के बीच में रखा जाएगा। लोकसभा विधानसभा स्तर के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। तो आज से देश भर में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो रही है। बताते चले कि बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आए हुए 9 साल हो गए हैं और उसी को लेकर अब जन जन तक पहुंचेगी और जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। साथ ही साथ प्रदेश सरकार की नाकामियों को भी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। दर्जनों कार्यक्रमों का आयोजन होगा। लोकसभा और विधानसभा स्तर पर तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे। आज से बीजेपी की ओर से महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो रही है। इस दौरान 9 साल की गतिविधियों पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप नामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रदीप, जिस तरह से आज से महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो रही है, आपको क्या कुछ तैयारियां आज से देखने को मिल रही हैं इस अभियान को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आज बीजेपी पूरे देश भर में आज से महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर रही है। ये अभियान के जरिए बीजेपी सभी जो छत्तीसगढ़ के सभी जिले हैं वहां पर जाएगी, सभी विधानसभाओं में जाएगी और कार्यकर्ताओं से मिलेगी, सभी से मिलेगी और अपनी केंद्र सरकार की 9 साल की विकास कार्यों को गिनाएंगे और जो कांग्रेस सरकार के 4.5 साल हैं उसकी नाकामियों को गिनाएंगे। तो देखिए, तो छत्तीसगढ़ में चुनाव को महज 1 से 5 महीना बचा लगभग। ऐसे में बीजेपी एक्टिव नजर आ रही है और आज से बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान शुरू हो चुका है। तो ऐसे में बीजेपी के सभी बड़े नेता हैं जो वो जिलों में जाएंगे, सभी विधानसभा में जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह जाएंगे, नेता प्रतिपक्ष चंदेल जाएंगे। उसके बाद जो भी बीजेपी के बड़े नेता हैं वो सभी विधानसभाओं का, ब्लॉक का, जिला स्तर पे बीजेपी का अभियान चलेगा और यहाँ पर बीजेपी अपनी सरकार की 9 सालों की जो विकास कार्य है वो गिनाएगी और जो 4 साल की कांग्रेस सरकार की नाकामियां हैं वो लोगों तक, जन जन तक बीजेपी पहुंचाएगी। देखिए, कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी का और लोकसभा चुनाव भी है 24 में, तो इसको देखते हुए बीजेपी का आज से देश भर में 30 जून तक ये अभियान चलेगा। जी बिल्कुल प्रदीप, जिस तरह से आज से अभियान की शुरुआत हो रही है, ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा और विधानसभा स्तर पर भी कई तरह के कार्यक्रम को इस दौरान आयोजन किया जाएगा। वो क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? क्या आपके पास इसकी कोई जानकारी है अब तक? जी बिल्कुल, देखिए जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, जिले स्तर के नेता हैं और जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं, इसमें सभी लोग जाएंगे, बूथों पर जाएंगे, सभी से मुलाकात करेंगे और वहाँ पर जो महाजनसंपर्क है उसमें अपनी कार्यक्रम के जरिए, चौपाल के जरिए वहाँ पर जो 9 साल की केंद्र सरकार के विकास कार्य है उनको जन जन तक पहुँचाएंगे और जो कांग्रेस सरकार की 4 साल की छत्तीसगढ़ में जो नाकामियां हैं उनको बीजेपी जन जन तक पहुंचाएगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए आज से बीजेपी का 30 जून तक के महाजनसंपर्क अभियान चलने जा रहा है। जी बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ और इसके साथ ही रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि रायपुर से ही सामने आ रही है। बड़ी खबर है, जहां पर आपको बता दें कि बस्तर की 12 सीटों पर कांग्रेस का पूरी तरह से फोकस है। बता दें कि 2 जून को संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी, जहां पर बस्तर संभाग में कांग्रेस का सम्मेलन होगा। कांग्रेस बूथ कमेटियों का रिव्यू कर सकती है। इसके साथ ही साथ स्थानीय कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगी और साथ ही साथ बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। तो जहां एक तरफ से चुनाव पास आ रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही साथ कई बड़े मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी, जहां पर बस्तर की 12 सीटों पर कांग्रेस का पूरी तरह से फोकस है।
वहीं इसी खबर पर रुक करूंगी मैं आपका प्रदीप। जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि बस्तर की 12 सीटों पर विशेष तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस का पूरी तरह से फोकस है इन सीटों पर। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का बस्तर की 12 सीटों पर पूरा फोकस है क्योंकि आदिवासी इलाका आता है। आदिवासियों को साधने के लिए कहीं ना कहीं काफी कड़ी मेहनत करना पड़ती है। तो बीजेपी के नेता भी बस्तर का लगातार दौरा कर रहे हैं और इसी बीच कांग्रेस का 2 जून को बस्तर में संभागीय सम्मेलन है। तो संभागीय सम्मेलन में बीजेपी इसके पहले बीजेपी के भी कई सम्मेलन हुए हैं और देखिए अब इस बार कांग्रेस सरकार अपना संभागीय सम्मेलन करने जा रही है बस्तर में। तो देखिए कांग्रेस के इसमें बड़े नेता शामिल होंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल होंगे और कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव विजय झांगीड़ भी इसमें शामिल होंगी। तो देखिए कहीं ना कहीं ये सम्मेलन अपने आप में एक कांग्रेस पार्टी को बस्तर में मजबूत करने के लिए सम्मेलन किया जा रहा है। 2 जून को ये सम्मेलन होगा और सम्मेलन में क्या लोकल के जो कार्यकर्ता हैं वो रहेंगे, जो बूथ के हैं बूथ को रिव्यू मतलब वहां से जनता का फीडबैक लिया जाएगा कार्यकर्ताओं के जरिए कि बस्तर में अभी कांग्रेस की क्या स्थिति नजर आ रही है। देखिए चुनाव को काफी समय अब बचा नहीं है, लगभग 4 महीने बचा है। तो ऐसे में कांग्रेस का एक सम्मेलन होने जा रहा है। 2 जून को ये सम्मेलन बस्तर में संभागीय सम्मेलन होगा। जी बिल्कुल प्रदीप, जिस तरह से आप खुद वहां पर मौजूद हैं, तो अगर बात की जाए पिछले बार के मुकाबले इस बार क्या कुछ अंतर, आपको माहौल क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां? देखिए अगर पिछले 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में बीजेपी 14 से 15 सीटों में सिमट कर रह गई थी और कांग्रेस ने 74 से 75 सीटें मिली थी। तो देखिए बड़ा फीडबैक है क्योंकि छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं और कहीं 75 का था। तो देखिए इस बार बीजेपी भी कड़ी मेहनत अभी से तैयारियों में जुट गई, कड़ी मेहनत कर रही है और कांग्रेस भी लगातार अपनी मेहनत जारी है क्योंकि देखिए जो बस्तर है, बस्तर आदिवासी इलाका आता है। ऐसे में क्या है बीजेपी भी बस्तर और बीजेपी के बड़े नेता भी अभी ओम माथुर हैं, ओम माथुर पर तो बस्तर दौरे पर थे। तो देखिए बीजेपी भी बस्तर को साधने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस पार्टी भी बस्तर को साधने की कोशिश कर रही है। देखना यह होगा कि 2023 के चुनाव में कौन पार्टी बस्तर को साथ पाती है और किसकी सरकार बनती है। तो देखिए अभी ये जो 2 जून को कांग्रेस का सम्मेलन होने जा रहा है, ये संभागीय सम्मेलन रहेगा बूथ को मजबूत करने के लिए और बस्तर से जो कार्यकर्ता है उनका फीडबैक लिया जाएगा कांग्रेस की स्थिति वहाँ क्या है। इसमें कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल होंगे, कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव विजय झांगीड़ और इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित कांग्रेस के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। कुल मिलाकर प्रदीप दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही है बस्तर में। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। अगली खबर का रुख करते हैं जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें आपको बता दें कि 5000 से ज्यादा नवनियुक्त पदाधिकारी शपथ लेंगे, जहां पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक इन सभी को शपथ दिलाएंगे। तो बड़ी जानकारी, जहां पर प्रदेश प्रभारी समेत 4 सह प्रभारी कार्यक्रम में शामिल होंगे और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है। तो बीजेपी, कांग्रेस और इसके बाद आम आदमी पार्टी भी अब छत्तीसगढ़ के इन चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। प्रदीप, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और आम आदमी पार्टी जो इस बार नई मैदान पे आ रही है छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर भी बूथ स्तर पर ये जो काम हो रहा है, किस तरह का आपको माहौल देखने को मिल रहा है अगर आम आदमी पार्टी के लहजे में बात की जाए तो? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक छत्तीसगढ़ में काफी पार्टियां थी लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर होती थी। इसके पहले जनता कांग्रेस भी थी लेकिन अब आम आदमी पार्टी की भी छत्तीसगढ़ में एंट्री हो चुकी है। तो देखिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत अपनी झोंकेगी इस बार चुनाव में। आम आदमी पार्टी का आज सम्मेलन है, इसमें कार्यकर्ता जो है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने जितने भी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया था आज उनका शपथ ग्रहण है। राजधानी रायपुर के नए रायपुर में सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लगभग 5000 कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई जाएगी। इसमें राष्ट्रीय महामंत्री जो है आम आदमी पार्टी के वो भी शामिल हुए हैं, संदीप पाठक, और जो प्रदेश स्तर के नेता हैं वो भी सभी इसमें शामिल हुए। तो देखिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की भी अब छत्तीसगढ़ में एंट्री हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि 2023 के चुनाव में आम आदमी पार्टी कुछ हासिल कर पाती है कि नहीं कर पाती छत्तीसगढ़ में, क्योंकि देखिए कांग्रेस और बीजेपी में छत्तीसगढ़ में सीधी टक्कर नजर आती है। क्योंकि देखिए जनता कांग्रेस थी वो भी अब इतनी एक्टिव नजर नहीं आती, लेकिन आम आदमी पार्टी की बात करें तो बीच बीच में आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ धरने प्रदर्शन कर और ऐसे अपने जनसंपर्क अभियान चलाकर जिलों में आम आदमी पार्टी अपनी उपस्थिति
कराती रहती है। तो देखिए कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि देखिए अब आम आदमी पार्टी की भी छत्तीसगढ़ में एंट्री हो चुकी है। देखना यह होगा कि 2023 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं या चुनाव लड़ते हैं। अभी भी आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी को, छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता अपनी पार्टी को मजबूत कराने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जी प्रदीप, जिस तरह से आपने जिक्र किया आज समारोह भी होना है, तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या दिल्ली का कोई बड़ा चेहरा पहुंच रहा है इस कार्यक्रम में? जी बिल्कुल, दिल्ली से राष्ट्रीय महामंत्री जो संदीप पाठक है वो पहुंचे हुए हैं आज इस सम्मेलन में, और जो प्रदेश प्रभारी हैं वो भी हैं, कोमल उतंडी भी हैं, और जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, प्रदेश स्तर के भी जो नेता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ता भी इसमें उपस्थित है। तो देखिए राष्ट्रीय नेता एक ही आए हैं, और केजरीवाल इसके पहले एक सम्मेलन हुआ था तो केजरीवाल भी आए थे, अरविंद केजरीवाल आए थे यहाँ पर, उन्होंने सभा को संबोधित किया था। तो देखिए उनके आने के बाद अब सम्मेलन शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं लगभग 5000 से ज्यादा लोगों को इसमें शपथ ग्रहण आम आदमी पार्टी के द्वारा दिलाई जा रही है। रायपुर में सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जी प्रदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद के शराबबंदी के बयान पर कहा कि कांग्रेस ने पूर्ण शराबबंदी का वादा करके बहुमत की सरकार बनाई और अब कांग्रेस सरकार शराबबंदी के वादे से मुकर गई है। उन्होंने कहा कि मुकरने की वजह भ्रष्टाचार है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 2023 में प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया है। में कांग्रेस पार्टी ने शराबबंदी के वादे पर, पूर्ण शराबबंदी का वादा किया, भारी बहुमत से राज्य में सरकार बनाई और आज राज्य की कांग्रेस सरकार शराबबंदी के वादे से मुकर गई है। और मुकरने का कारण भी बहुत स्पष्ट रूप से जनता के सामने है कि शराब में जिस प्रकार से अवैध कमाई हो रही है, घोटाले वो कर रहे हैं, और इसलिए शराबबंदी के वादे से कांग्रेस पार्टी मुकरी है। 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को इसका जवाब देगी। जिस प्रकार से राज्य में कांग्रेस पार्टी ने शराबबंदी के वादे पर, पूर्ण शराबबंदी का वादा किया, भारी बहुमत से। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पलाश तिवारी जुड़ गए हैं। जी पलाश, जिस तरह से बयान सामने आया है और साफ तौर पर आरोप लगाए गए हैं कि भ्रष्टाचार के चलते शराबबंदी नहीं की गई है। जी बिल्कुल, देखिए जब 2018 के विधानसभा चुनाव थे छत्तीसगढ़ में, तो उस वक्त जो है कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो तैयार किया गया था, उसमें दो सबसे बड़ी घोषणाएं थी। एक था किसानों के कर्ज माफी और दूसरी थी पूर्णतः प्रदेश में जो है शराबबंदी की बात कांग्रेस ने बकायदा अपने मैनिफेस्टो में रखी थी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद भारी संख्या बहुमत से चुनाव जीता कांग्रेस पार्टी ने, और उसके बाद जो है वो लगातार ये मांग उठती रही कि शराबबंदी आखिर कब कर रहे हैं। विधानसभा के पटल पर भी ये सवाल उठता रहा। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार जो है वो इन शराबबंदी के मुद्दे को लेकर जो है वो SIT भी गठित की और एक सर्वे कराने की बात भी जो है वो लगातार कहती रही। लेकिन बीच बीच में कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से ये भी बयान आते रहे कि प्रदेश में पूर्णतः शराबबंदी जो है वो नहीं की जा सकती, क्योंकि ये यहाँ की जो जनता है वो नहीं चाहती कि पूर्णतः शराबबंदी हो। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो विधानसभा 2018 की विधानसभा चुनाव में पूर्णतः शराबबंदी की जो बात कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में कही थी, तो उसके आधार पर भी काफी बड़ी संख्या में लोगों ने जो है वो कांग्रेस को वोट दिया था। वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो शराबबंदी के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार कांग्रेस को जो है वो घेरने की कोशिश करती रहती है। चाहे वो विधानसभा का पटल हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, या शराब को लेकर कोई नई नीतियां चालू हो, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस सरकार को लगातार घेरने की कोशिश करते रहती है और अपनी राजनीति चमकाने का लगातार प्रयास जो है वो करते रहती है। वहीं अगर बात की जाए अभी अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष
जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनके बयान की तो हाल ही में जो ईडी के छापे छत्तीसगढ़ में पड़े हैं, जिसमें ईडी ने जो है वो एक प्रेस रिलीज जारी किया था। अनवर ढेबर जो कि यहाँ के महापौर है, एजाज ढेबर उनके बड़े भाई, और जिन्हें शराब घोटाले में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में फिलहाल वो इसके आरोप में जो है वो जेल में बंद है। तो इसको लेकर जो है वो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जो है उन्होंने बयान जारी किया है कि साफ तौर पर जो ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार इसलिए शराबबंदी नहीं करना चाहती क्योंकि उन्हें घोटाला करना है, और प्रदेश की जनता के साथ ठग करने के भी आरोप जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर लगाती रहेगी। ठीक है पलाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं रायपुर की, जहां पर मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है। बता दें कि राज्य स्तरीय रामायण महोत्सव के समापन को लेकर मंत्री अमरजीत भगत ने बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि पूरा प्रदेश राममय हो गया है, जिसे देखो वो राम भक्ति में लीन दिख रहा है। उन्होंने कहा कि 1 जून को राष्ट्रीय स्तर पर रामायण महोत्सव का आयोजन है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। नानकी राम कंवर जी तो ऐसे ही संन्यास लेने वाले हैं, उनका पार्टी में ना उनका बात को सुनते हैं ना उनके सलाह को सुनते हैं। वो पार्टी में जरूर हैं लेकिन उनको तवज्जो पार्टी नहीं देती है, तो उनका पार्टी में रहना नहीं रहना और जितनी बात जो कह रहे हैं, पिछले समय भी हम देखते थे सरकार में तो भी उनकी बात को मुख्यमंत्री तवज्जो नहीं देते थे। बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे विजय चांगेड़। कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव और सह प्रभारी हैं विजय चांगेड़। बता दें कि 31 मई को शाम 5:10 पर रायपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद शाम 5:30 बजे सर्किट हाउस में कांग्रेस जनों से उनकी मुलाकात होगी। इसके बाद 1 जून को जगदलपुर के लिए रवाना होंगे और 3 बजे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात होनी है। 2 जून को बस्तर संभागीय सम्मेलन में शिरकत करेंगे। तो बड़ी जानकारी, जहां पर छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे विजय चांगेड़। बताते चले कि कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी रहे और 31 मई को पहुंचेंगे, जिसके बाद उनके तमाम कार्यक्रम हैं। और बता दें कि 2 जून को संभागीय सम्मेलन में शिरकत भी करेंगे। वहीं रायपुर में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैदिक धर्म की सुरक्षा के लिए वेदों के संरक्षण की आवश्यकता थी, जिसके लिए 4 पीठों का निर्माण किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू राष्ट्र कहने वाले लोगों को जनता के सामने एक प्रारूप रखना चाहिए। ऐसा प्रारूप किसी ने नहीं रखा। प्रारूप सामने आए तो गुण दोष पर विचार किया जा सकता है, केवल नाम सुनने से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। देश की आजादी के समय लोगों ने चर्चा उठाई। उस समय करपात्री महाराज ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र से काम नहीं चलेगा, राम राज्य की आवश्यकता है। हिंदू राष्ट्र कहने से वो बात नहीं आती जो राम राज्य कहने से आती है। हम नए राज्य की स्थापना करना चाहते हैं तो क्यों ना हम राम राज्य की बात करें। संसद में स्थापित राजदंड को लेकर शंकराचार्य ने कहा कि जो पुरानी संसद थी, लोकसभा अध्यक्ष की सीट के पीछे जहां धर्म है वहीं विजय है लिखा हुआ था। प्रतीकों के पीछे के अर्थों की उपेक्षा की जाती है। केवल प्रतीक सामने रखकर ऊपर ऊपर सब काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि पहले तो इस बात पर पक्का विचार हो जाना चाहिए कि भारत की आज़ादी के समय अपने देश के विद्वानों ने मिलकर के संविधान बनाया था, बड़ी लंबी चर्चा की थी और फिर उसको स्वीकार करके तदनुसार राष्ट्र का संचालन हो रहा है। उस संविधान में जो मूल भावना रखी गई वो सब धर्मों के आदर की रखी गई। बाद में किसी समय इस बात को स्पष्ट करने के लिए उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द भी जोड़ दिया गया, वो जुड़ा हुआ है आज की तिथि में। तो सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है, चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए और फिर निष्कर्ष निकलना चाहिए कि क्या इस देश की जनता का मन अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से समाप्त हो गया है। क्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने पर जनाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो रही है। और अगर ये तय हो जाए कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र इस राष्ट्र के रहने वाले नागरिकों की जनाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तब फिर ये आवश्यकता पड़ेगी कि अब एक नया राष्ट्र बनाया जाए।
अब जब नया राष्ट्र बनाने का निश्चय हो जाए तब हम कह सकते हैं, या कोई भी कह सकता है कि ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ। बहुत सारे विकल्प लेकर के लोग आएंगे और फिर उनके विकल्पों पर गुण दोष के आधार पर विचार करके जो अच्छा होगा उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। तो ना तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को अभी हटाया गया है, पहले तो उसको हटाया जाए तब नए लाने की बात है। तो ना तो उसको हटाया गया है, ना हटाए जाने की कोई चर्चा चली है। और नए राष्ट्र की बात हो रही है। नए राष्ट्र में जैसे हिंदू राष्ट्र, तो ठीक है, एक विकल्प ये हो गया। अब अगर हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है तो हिंदू राष्ट्र की बात कहने वालों को इसका एक प्रारूप तो जनता के सामने रखना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र ऐसा 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 होगा, जिससे जो चीजें अभी नहीं हो पा रही हैं वो भी हो जाएंगी। तो ऐसा कोई प्रारूप अभी तक देश के सामने नहीं रखा गया है और अभी तक किसी चैनल को हमने नहीं देखा कि इस तरह की मांग रखने वालों से वो पूछें कि प्रारूप सामने रखिए। प्रारूप अगर सामने आए तब ही उसके गुणदोष पर विचार किया जा सकता है। केवल किसी का नाम सुनने से उसके बारे में सब कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात है, इस बारे में चूंकि पहले हमारे सनातन धर्म के विद्वानों के बीच बड़ी चर्चा हो चुकी है। आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जब देश आज़ाद हो रहा था तो चूंकि इस्लाम के नाम पर इस देश का एक टुकड़ा अलग हो रहा था, इसलिए लोगों ने ये चर्चा उठाई कि जब इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर देश बंट ही रहा है, तो जो टूट करके अलग हो रहा है उसको अगर इस्लामिक राष्ट्र बनाया जा रहा है तो जो बच रहा है उसको हिंदू राष्ट्र कर देना चाहिए। उसी समय ये बात चली थी और बहुत सारी चर्चा चली, लंबी चर्चा चली। उस समय हमारे सनातन धर्म का नेतृत्व धर्म सम्राट की उपाधि जिनको मिल गई थी, ऐसे स्वामी करपात्री जी महाराज कर रहे थे। और उन करपात्री जी महाराज ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र से हमारा काम नहीं चलेगा, अगर हमको किसी राज्य की आकांक्षा है तो वो राम राज्य की है। उनका ये कहना था कि हिंदू राष्ट्र हमारी बात को कवर नहीं करता है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो रावण का भी था, वो भी राज्य हिंदू का ही था, कंस का भी राज्य हिंदू ही था। इसी तरह से और अनेक ऐसे राजा हो चुके जो अत्याचारी थे लेकिन थे हिंदू। तो हिंदू राष्ट्र कहने से वो बात नहीं आती है जो राम राज्य कहने से आती है। राम के राज्य से हिंदू राज्य भी कवर हो जाता है और न्याय का राज्य की स्थापना भी हो जाती है। राम के राज्य में कुत्ते को भी न्याय मिला था और भाई को भी दंड मिला था और राज्य को तुच्छ समझा गया था, मर्यादाओं को, परंपराओं को, श्रेष्ठ जनों के आज्ञा को वरीयता दी गई थी। तो ऐसी परिस्थिति में हम हिंदुओं का आदर्श राज्य राम राज्य है और राम राज्य की ही कल्पना पूरे विश्व में आज भी दूसरे देशों में भी यही पूजी जाती है। गांधी जी अगर स्वीकार्य हुए तो राम राज्य की वकालत के कारण स्वीकार्य हुए, क्योंकि वो न्याय का राज्य था। तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर इस राज्य से हमारा मन भर गया है, अब हम इसको नहीं चाहते हैं और नए राष्ट्र की, नए राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, नई विधा लेके आना चाहते हैं, तो क्यों ना फिर आदर्श राज्य की। देखिए, हिंदू राष्ट्र की बात अलग है, राम राज्य तो पहले से स्थापित था, उसके मूल्य हमको पता है, इसलिए जो चीज पहले हो चुकी है उसको स्थापित करने में भी सरलता है। क्यों ना हम राम राज्य की बात करें। चलिए, फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।